नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य है। दुनिया के सभी बड़े ब्रांड अपनी इलेक्ट्रिक कार लाइनअप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नई तकनीक है और इसीलिए इसमें कई नए बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी खूबी उसकी रेंज होती है। भारत में भी इलेक्ट्रिक कार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 15 अगस्त को M&M ने 5 नई इलेक्ट्रिक SUV से पर्दा हटाया और बताया कि वो 5 नई इलेक्ट्रिक SUVs उतारेंगे, जिसमें से पहली 4 2024 से 2026 के बीच बाजार में आएंगी। वहीं दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक ने ओला S1 को लॉन्च किया और अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के 2024 में आने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि वॉक्सवैगन ने भी अपनी आने वाली नई इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठा दिया है और कंपनी ने भारत में स्कोडा के जरिए टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। उसकी पहली कार फुली इलेक्ट्रिक सेडान प्रीमियम मिड साइज सेगमेंट में आएगी और इसके अलावा चीन में ID एरो के मैन्युफैक्चरिंग 2023 की दूसरी छमाही में शुरू हो सकती है। तो जिस तरह एक के बाद एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो रही है, इससे ये कहा जा सकता है कि क्या आ गया है इलेक्ट्रिक कार का जमाना। तो कंज्यूमर इज किंग की आज की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ रहे इलेक्ट्रिक कार का क्रेज, इसके बारे में। साथ ही क्या भारत में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ रही है? क्या लोगों को कार खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए? क्या अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी इलेक्ट्रिक कारें? इलेक्ट्रिक कार में बैटरी को लेकर कब आएंगी गाइडलाइंस? बढ़ती डिमांड के हिसाब से 2030 तक भारत को कितनी EV स्टेशंस की जरूरत है? तो इन सब पर हमारा फोकस होगा, लेकिन चर्चा को शुरू करें और आपको मिलाएं हमारे आज के मेहमानों से। उससे पहले यूके में M&M ने अपनी इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठाया है और कंपनी की 5 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने की योजना है। इस पर हमारे सहयोगी सौमित सरकार ने महिंद्रा ग्रुप के MD और CEO डॉक्टर अनीश शाह से खास बातचीत की है। इस दौरान अनीश शाह ने कहा है कि इलेक्ट्रिक SUVs की कीमतें ग्राहकों को ध्यान में रखकर ही रखी जाएंगी। इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे पे महिंद्रा और महिंद्रा ने अपनी EV स्ट्रैटेजी रिवील की है। अब कंपनी ने 5 कार्स शोकेस किए हैं और ये लॉन्च करने वाले हैं ये कार्स बाय द एंड ऑफ 2024। अब हमारे साथ डॉक्टर अनीश शाह जुड़ गए हैं जो हमें आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे EV के बारे में। सर, पहले तो कार्स बहुत ही बढ़िया है, जो फीचर्स है वो बहुत कूल है गाड़ी में, बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में आपने अभी भी कोई डिटेल्स नहीं दी है, वो है प्राइसिंग फ्रंट में। अब कार्स को देख के ऐसा तो लग रहा है कि कार्स की जो प्राइसिंग होगी वो प्रीमियम साइड पे हो सकती है। कोई भी डिटेल्स अगर आप थोड़ी बहुत प्राइसिंग रेंज के बारे में अगर शेयर कर सके तो। The pricing will be finalized only closer to delivery dates. But what I can say is what we've seen with the XUV700 and the Scorpio N is that we've delivered a very compelling price and a very compelling value proposition for the customer. That approach will stay the same. So what you can expect is a price that will be very good for the consumers. Okay. आपने ये पहले कहा है कि EVs जो है वो आपकी पोर्टफोलियो SUV पोर्टफोलियो का करीब 20 to 30% हिस्सा लेगी, तो इसके कारण क्या आपके मार्जिन्स आगे जाके बढ़ जाएंगे? EV पोर्टफोलियो के EV व्हीकल्स के मार्जिन ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल मार्जिन्स जो है उसमें एक बूस्ट देखने को मिल सकता है हमें? So we have talked about margins going up by 300 basis points and we are on track to deliver that right now. EV margins would be more or less the same as the margins we have in our ICE vehicles. So that's something that we will continue to expect that to go forward. वोक्सवैगन के साथ जो आपने पार्टनरशिप की है उसमें आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं, तो उसके बारे में कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और बैटरी सोर्सिंग के बारे में क्या प्लानिंग है आपकी? So the Volkswagen collaboration is about motors and batteries right now. Investment is what we've already talked about, so that's baked into our current plans. And going forward, there may be more areas of collaboration with Volkswagen. It's a great partner and something that we will look forward to doing more with them. Okay. टाटा मोटर्स अभी बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। अगर आप EV स्पेस में देखेंगे उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी सॉलिड है, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो पहली बात तो आप कैसे कॉम्पीट करेंगे टाटास के साथ, और M&M क्या अलग कर सकता है यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? So if you look at these 5 cars we have, and also if you look at the ICE cars we have in XUV700 and Scorpio N, we are very well positioned to compete with everyone in the world. We have some of the best car makers in the world here. The Tatas have done very well, great company, great cars, but with these vehicles that play in the SUV space, we really have
taken the lead in the SUV space. We're number one in SUV. And with these 5, we'll be number one in electric as well. लास्ट क्वेश्चन सर, ईयर टू डेट M&M बेस्ट परफॉर्मर रहा है निफ्टी बेंचमार्क में, 50% से ज़्यादा के गेंस देखने को मिले हैं। पहले ये कहा गया था कि री रेटिंग हुआ है ऑटो बिजनेस में और ईवी बिजनेस का भी फैक्टर हो रहा है वैल्यूएशंस में, इसलिए ये परफॉर्मेंस देखने मिला। बट आगे चल के क्या आपको लगता है अभी बिजनेसेस फेयरली वैल्यूड है, क्या बेस्ट अभी भी आना बाकी है M&M के लिए, और नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर क्या हो सकता है M&M के लिए? So Samit, here we've talked about M&M being the best performing stock in the Nifty for 17 years, from 2002 to 2018, and that we want to replicate it. So we are now the best performer for a year. We have 16 more years to go, and there are lots of different businesses that are going to come in and help us grow. Auto itself has a huge momentum, and this is one that we will take forward. Well, that will be all. Thank you. Okay. चलिए, तो क्या वाकई ईवी का ज़माना आ गया है? इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे आपका तारुफ हम कराते हैं। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं मनीष राज सिंघानिया, वीपी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, टूटू धवन जो कि ऑटो एक्सपर्ट है, विक्रांत सिंह को फाउंडर एंड सीटीओ पैटिक्स एनर्जीज। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। टूटू जी, आपके पास आऊँगी। वाकई क्या हम कह सकते हैं इस लॉन्च को देख के जो M&M ने किया है और तमाम तरह की अब जो ईवीज़ की लॉन्च होने की खबर आ रही है 2024 तक का, बिल्कुल लग रहा है कि बाजार में फर्राटा ईवीज हमें दौड़ती हुई दिखाई देंगी सड़कों पर। बताएं आप, क्या हम तैयार हैं ईवीज के लिए? देखिए, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है ईवी का आने को। तो इस वक्त सारे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं एंड एवरीबडी इज इन अ हरी कि कोई ना कोई अपनी पेशकश ले आए सो दैट वो पब्लिक को एंगेज कर लें अपने प्रोडक्ट की तरफ। अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है चार्जिंग की। अभी हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इट हैज नॉट कम इन प्लेस। विद द रिजल्ट जो आप चार्जिंग करेंगे भी तो अपने घर में करेंगे या आपके ऑफिस में कहीं प्रोविजन होगा तो वहां पे कर सकेंगे। बाकी सड़कों के ऊपर इंटरसिटी के अंदर आपको अभी तक कोई चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं अभी तक कायम हुई। और जो हम सुन रहे हैं मॉन्ट से, जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो जो नए हाईवेज बन रहे हैं कि उनके ऊपर वो प्रोविजन साथ साथ लगाते जा रहे हैं जिसके साथ आपको हाईवेज के ऊपर चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी। और वो जो हाईवेज हैं अभी 3 से 5 साल तक लगेंगे उनको पूरे आने को और पूरे एस्टेब्लिश होने को। तो ये तो चीजें हैं जो टाइम ही बताएगा कि व्हाट इज दी वायबिलिटी जिसके साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम खरीद सकें। मेरे अपने हिसाब से वो लोग हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदार जो डेली उनकी कोई फिक्स माइलेज है, घर से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे या शाम को थोड़ा सा चला लेंगे गाड़ी और उसी हिसाब से वो अपने शाम को गाड़ी को चार्ज कर लेंगे। बाकी जो सबसे बड़ी समस्या है जो मेरे को जो नजर आ रही है कि जो हमारे मल्टी स्टोरेज में लोग रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, उनकी चार्जिंग फैसिलिटीज कब होंगी और वो कैसे कर सकेंगे। जितने धड़ाधड़ हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपनियां ईवीज को लॉन्च करने का ऐलान कर रही हैं, और उतनी ही हम देख रहे हैं चैलेंजेस जो कि अभी भी बने हुए हैं। तो मनीष राज जी, जो कि टूटू जी ने शुरुआत में जवाब में अपने कहा कि देखिए कंपनियां जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं कि इंतज़ार करिए हमारी ईवी का जो कि बाजार में उतरने ही वाली है। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसमें अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके लिए भारत को तैयार होने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली चुनौतियां हैं, पर गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन भी कंपनीज देख रही हैं। ऑलरेडी हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है और लगातार हर एक स्टेट जो है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल में सपोर्ट और बढ़ावा मिले। तो ये सब जो है चीजें ओवरऑल पैकेज जो है ओईएम्स को आकर्षित करता है। एक सब्सिडी मिल रही है कस्टमर को, ग्राहक को, और मे बी चार्जिंग स्टेशन हर एक पॉइंट पे स्टेट गवर्नमेंट जो है एक सब्सिडी देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो पूरा एक मार्केट में एक माहौल सा बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो हम उनको पूरा सपोर्ट या जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए हर एक स्टेट लगी हुई है। तो मुझे ये लगता है, और इसकी जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, पोल्यूशन के नॉर्म्स भी हैं,
कुछ इंडिया को कंप्लायंट भी करना है अपने जी को, मनीष जी, वो आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार और तमाम राज्य सरकारें भी सपोर्ट करने की दिशा में काम तो कर रही हैं, लेकिन टूटू जी क्या ये काफी है? ये तो टाइम ही बताएगा। सबसे पहले तो मैं आई एम लिटिल स्केप्टिकल फॉर द फैक्ट हाँ, कि कंपनी कहती है कि 8 साल तक आपको बैटरी की वारंटी मिलेगी। हाँ। अब 8 साल तक की वारंटी की बात करेंगे तो आज जो क्लेम कर रहे हैं कि 300 किलोमीटर एक नई गाड़ी आपको देगी, जो एसबीएफ के अंदर आपको ओनली 75% माइलेज देती है। और जो एज टाइम गोज बाय बैटरी जैसे वीक पड़ती जाएंगी तो ऑब्वियसली उनकी रेंज भी कम होती जाएगी, और 8 साल के बाद उसकी क्या रेंज रह जाएगी वो तो टाइम ही आपको बता सकता है। बाकी हाँ, मैन्युफैक्चरर्स तो आपको जरूर सब सारा के अश्योरेंसेस देंगे कि नहीं वो सही चलेगी और हम आपको रिप्लेस करके देंगे। बैटरी की कॉस्ट इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो उस टाइम के ऊपर 8 साल के बाद कौन होगा जो एक गाड़ी के ऊपर 40% नई गाड़ी की कॉस्ट एक पुरानी गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए तैयार होगा? इसका जवाब मेरे ख्याल से विस्तार से विक्रांत सिंह जी से मैं लूंगी। विक्रांत, क्या कहते हैं आप? जो सवाल उठाए हैं टूटू जी ने वो काफी वाजिब है। अगर एक ग्राहक के लिहाज से भी मैं समझना चाहूँ तो मुझे भी इन सवालों का जवाब चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बात अभी सही है, बट मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि दिस इज द एरा ऑफ मटेरियल्स। या अभी नया, पहले हमारा जो एरा था उसमें आप पेट्रोल डीजल और गैसोलीन का पूरा उससे गाड़ियां हमारी चलती थी। अभी जो जितनी भी गाड़ियां और मोबिलिटी है, नाउ एनर्जी वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स कि गैसोलीन की बजाय एक नया फ्यूल आया, इसको मटेरियल्स का नाम दिया गया, मे बी लिथियम कह सकते हैं आप, सोडियम कह सकते हैं और समथिंग अदर मटेरियल्स। इंडिया या पूरा वर्ल्ड ये बहुत नेसेंट टेक्नोलॉजी में अभी डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें 2-3 साल लगेंगे इसमें, चाहे वो बैटरी की वारंटी हो। बट अभी इंडिया में अगर आप बात करें, सरकार की जो नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, ई अमृत की बात करें या फिर सब्सिडीज की बात करें, अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी 18,000 करोड़ का लॉन्च हुआ है। जो कंपनियां आपकी बैटरी टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, वो जो बैटरी बनाएंगी उनको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। सेकंड पॉलिसी अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें भी कई सब्सिडीज हैं कि पर किलोवाट आवर एक अगर कोई आप बैटरी खरीदते हैं तो उसमें लगभग 15,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है। तो ये कई ऐसे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, डीएसटी है, डीएसआईआर है, ये सब मिलके ऐसी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे हमारे, क्योंकि हमारे देश में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इकोसिस्टम वो डेवलप नहीं हुआ था जो चाइना ने पहले डेवलप कर लिया था। नाउ अभी उसके बाद में आया कि बैटरी का जो पूरा नैनो मटेरियल्स का जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद में जो आपका जो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर इस सेक्टर में, वो अभी डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चल के डेफिनेटली अभी कार्स आने वाली हैं जिसका 10 साल की वारंटी दिया जा सकता है। और जैसे उन्होंने बोला कि 8 साल की वारंटी के लिए उन्होंने कंपनीज टारगेट कर रही है, बट अभी बहुत मुश्किल है कि हम ये कह पाना कि 8 साल तक कितना परसेंट आपका डिग्रेडेशन हो जाएगा बैटरी में। तो अभी 10 मे बी 2-3 साल बाद आपके पास जो बैटरीज होंगे वो 10 साल से भी ऊपर वारंटी कंपनी दे सकेंगी, और उसके बाद में भी आप 10 इयर्स आराम से अपनी कार चला सकते हैं। वो टेक्नोलॉजीज इंडिया में डेवलप हो रही हैं। और इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलेबिलिटी अभी इंडिया में जितना भी लिथियम बैटरी है उसका रिसाइकलिंग पे भी काम चल रहा है, क्योंकि लिथियम इंडिया में था नहीं। अभी कई सारे एग्रीमेंट चल रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया, चिली और दूसरे जो कंट्रीज हैं उस पे भी बहुत सारा लाइन चल रहा है कि हम लिथियम इंडिया में लेके आएंगे। तो प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, पहले मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि जैसा उन्होंने बताया कि 40% कॉस्ट तो सिर्फ बैटरीज का कह रहे हैं वो आने वाले भविष्य में, विक्रांत जो आप कह रहे हैं वो आने वाले भविष्य में हम होता हुआ देखेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो बैटरियां गर्म होकर गाड़ियां जल रही है, उनमें आग लग रही है, उसको लेकर किस तरह से संज्ञान लिया जा रहा है और उस पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? डेफिनेटली। तो इसमें अभी हम लोग अगर आप मोटा मोटी बैटरी को समझे तो बैटरी में क्या है, आपके पास सेल्स हैं, दूसरा आपके पास बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो पहले हम इंडिया में जितना भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे थे वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, और चाइना में जो सिस्टम्स बन रहे थे उनके रोड कंडीशंस, उनके टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से बन रहे थे। अभी इंडिया ने अपने खुद के सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिए, चाहे वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्स को भी खुद डेवलप करना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्ली मे बी अभी मौजूदा हालत में भी जो व्हीकल्स का जो टेक्नोलॉजी है वो और भी बेहतर हो रहा है। आगे चल के जो आपका टेम्परेचर हो, थर्मल रनवे हो, या फिर आपकी जो भी फायर रिलेटेड इश्यूज हैं, मैक्सिममली 80-90% इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे।
बट प्रॉब्लम अभी है कंज्यूमर अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, उसको कब करना है, ओवरनाइट लगा के रखना नहीं रखना है, व्हाट इज द नॉर्म जो हमें क्या फॉलो करने हैं, वो भी समझते समझते थोड़ा सा कंज्यूमर अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा लैकिंग है, जो आगे चल के और बेहतर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, फर्स्ट लेवल सेफ्टी, सेकंड लेवल सेफ्टी, कि व्हीकल मैक्सिममली जो फायर इंसिडेंट्स हुए मैक्सिममली चार्जिंग पे हुए बिकॉज ऑफ द ओवर चार्जिंग और ओवर हीटिंग ऑफ द बैटरी। तो अभी आगे चल के यही चल रहा है कि कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए इन टर्म्स ऑफ कि आप कौन से नाम्स, क्योंकि अभी बैटरी के नाम्स गवर्नमेंट की तरफ प्रोडक्ट से लॉन्च करने रिलीज से नहीं हुआ। पहले कर देना चाहिए मनीष जी, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े कार मेकर्स को देख रहे हैं कि वो ईवीज लॉन्च कर रहे हैं अपने एक के बाद एक। तो जिस अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की आने की हम बात कर रहे हैं, ये सब तो लॉन्च से पहले आ जानी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अब धीरे धीरे इस पर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, उसके बाद हम देखेंगे इनकी कीमतें भी नीचे जाएंगी। तो मैं अगर ईवी खरीदने का मन बना रही हूं तो मुझे तो मनीष जी रुक जाना चाहिए ना थोड़ा और। कंज्यूमर सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमारे इंडिया में लॉन्च नहीं होना चाहिए जो सेफ और सिक्योर नहीं हो। जैसे कोई भी कार रहती है उसके प्रॉपर टेस्टिंग और ARI अप्रूवल रहता है, उसके बाद ही व्हीकल लॉन्च होती है। वैसे ही अगर बैटरी एक नई टेक आ रही है इंडिया में, उसके जो भी अप्रूवल्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाए, कंज्यूमर के लिए सेफ नहीं हो जाए, तब तक उसको बिल्कुल भी रोड में आने का नहीं करना चाहिए। ये गलत है कि अपन कंज्यूमर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके या हमारे वेदर कंडीशंस पे एक्सपेरिमेंट करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, ये एकदम गलत है। कंज्यूमर कोई भी हालत में इस चीज को फेस नहीं करना चाहिए। वो अपनी मेहनत का पैसा लगा के गाड़ी खरीद रहा है, तो उसको अच्छी सेफ सिक्योर्ड एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना उसका हक है। बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर सीरियसली बैटरी कंसर्न्स और तमाम सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया और कहा गया है कि जल्द ही इसको लेकर गाइडलाइंस भी रोल आउट की जाएगी। लेकिन टूटू जी, सवाल बड़ा यही है कि 2024 में क्योंकि हम देखेंगे सब कुछ रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा ईवीज में। अब M&M ने देखिए 5 अपनी ईवी गाड़ियों पर से पर्दा भी उठा दिया है। सबसे पहले मुझे प्राइसिंग का अंदाजा दे दीजिए, यहाँ पर कितनी प्राइसिंग होगी और कितना महंगा होगा इस वक्त फ्रेश लॉन्चेस में इन ईवीज को खरीदना। देखिए, अभी फिलहाल जो प्राइसिंग चल रही है वो ऑलमोस्ट 75% एक्सेस वैल्यू लगाते हैं गाड़ी की। जो सपोजिंग 10 लाख की गाड़ी है वो आपको 17-18 लाख रुपए के लगभग मिलेगी। अब वो इज दैट गोइंग टू बी वायबल? जो आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी के साथ अपना काम करना था और आपने अपनी बजट को चलाना था, विल यू बी एबल टू स्पेंड 18 लाख फॉर द सेम थिंग? और उसकी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आर यू सेविंग एज मच? कहने की बात है कि आप बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आप पैसे कम खर्च करते हैं, फ्यूल का खर्चा नहीं है, बट व्हाट अबाउट द डेप्रिसिएशन? जो आपकी 18 लाख की गाड़ी 8 साल के बाद उसकी कीमत सिर्फ 6 लाख रह जाएगी या 5 लाख रह जाएगी, विल यू दैट टाइम बी एबल टू अफोर्ड टू बाय अ बैटरी 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार? दैट इज ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की बैटरी आप ले सकेंगे क्या? डेप्रिसिएशन को आंकने का टूटू जी क्या होगा? सॉरी टूटू जी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को आंकने का क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, डेप्रिसिएशन जो गाड़ी की हो जाएगी अब 8 साल के बाद या 10 साल के बाद, आपको 5 या 6 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू रह जाएगी और उस टाइम के ऊपर आप कहेंगे कि हम अब बैटरी नहीं लगेगी, तो उस टाइम विल द कस्टमर बी एबल टू स्पेंड 10 लाख रुपए टू ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 5-6 लाख? तो ये चीजें हैं जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कंज्यूमर तभी होगा, क्या कहते हैं, ही वुड हैव द एक्सपीरियंस ओनली। एक बार जो गाड़ी खरीद लेगा तब जाके उनको पता लगेगा कि इसकी खूबियत क्या है या उसके अंदर खामी क्या है। साथ ही टूटू जी, ये भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों को पेट्रोल डीजल की गाड़ियों तक के उसमें ले आया जाएगा, उनके फॉर्म में लेकर आया जाएगा आने वाले वक्त में। क्या आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? और जहां तक कीमतों की बात है, अभी जो फ्रेश लॉन्चेस में आप गाड़ियां खरीदेंगे तो वो तो महंगी ही होंगी। जी, अभी तो गाड़ी जो खरीदेंगे आप पूरी वैल्यू के ऊपर गाड़ी खरीद रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि आपको पेट्रोल नहीं खर्चना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है
कि आप 8 लाख रुपए की गाड़ी की जगह आप 18 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और 8 लाख रुपए आपने एक्सेस खर्च किए हैं, जो वो 8 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट में करा दें और उसके इंटरेस्ट के ऊपर से आप अपनी 10 लाख रुपए की गाड़ी चला सकते हैं। सो इकोनॉमिकली देखा जाए तो इट हैज टू बी अ वर्केबल सोल्यूशन, तभी कोई इसको पॉपुलर बना सकेगा। मनीष जी, इकोनॉमिकली अगर मैं ग्राहक के लिहाज से उनके संदर्भ में समझना चाहूँ, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पर डिवाइड होगा, किस तरह से कॉस्टिंग तय होगी और किस तरह से ये हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये महंगी है सस्ती है, पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? लगातार अपन देखेंगे पिछले डेकेड में 10 साल में लिथियम आयन की प्राइसेस लगातार गिर रही हैं और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्केल आते जाएगा, उसकी कॉस्टिंग और गिरते जाएगी, बैटरी सस्ती होते जाएगी। और एक साथ पे आप जैसे हम सब समझते हैं कि 40% कॉस्ट बैटरी की है गाड़ी में, इलेक्ट्रिक में, और एक बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, कंपनीज वर्क कर रही हैं। अगर वो आ जाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट जो है कस्टमर का खत्म हो जाएगा, मतलब उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बैटरी को, सिर्फ गाड़ी लेके बैटरी जहां पर भी उसको चार्ज बैटरी मिल जाए, ऐसी अगर प्रोविजन हो जाएगी तो ये एक लैंडमार्क काइंड ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी कस्टमर के लिए। और उसका जो टर्नओवर बढ़ रहा है, अपना टर्न अराउंड बढ़ रहा है बैटरी टेक्नोलॉजी का की तरफ या बैटरी गाड़ियों की तरफ, वो झुकाव जल्दी आएगा, मार्केट में बदलाव बैटरी की तरफ जल्दी आएगा। आज का जो ग्राहक है वही गाड़ी खरीद रहा है जिसकी सेकंड या थर्ड गाड़ी होगी, जो थोड़ा एनवायरमेंटली कॉन्शियस है, जो महंगी गाड़ी आज अफोर्ड कर सकता है, वही गाड़ी आज इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियों से ये महंगी है डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में टूटू जी, अगर मैं कोई अप्रोक्सीमेट रेंज समझना चाहूँ, जैसे M&M ने यहाँ पर कह दिया है कि 2024 से 2026 के बीच तमाम गाड़ियाँ लॉन्च होंगी, ओला ने भी कह दिया है 2024 में आएगी उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्योंकि पेट्रोल डीजल की कारों के मुकाबले थोड़ी सी महंगी तो होंगी, लेकिन अगर कीमतों का आकलन किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली क्या रेंज होगी इनकी? ठीक है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो इस टाइम के ऊपर तो आपको 75% मोर यू हैव टू स्पेंड टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ द सेम साइज जो आप इस साइज की गाड़ी इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो 75% जो आपने एक्सेस खर्च किया है, आर यू गेटिंग रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन दैट और नॉट? सो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब ये तो टाइम आपको बताएगा कि कस्टमर कितने खुश होंगे फालतू पैसे खर्च करने के लिए, या उनको चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो लोग हाई राइज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो कैसे गाड़ियां अपनी चार्ज करेंगे? तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान को पता लगेगा कि हाउ प्रोग्रेसिव और हाउ गुड दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी। विक्रांत, जो बैटरियों को लेके गाइडलाइंस की बात है और जो सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कंज्यूमर्स के, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए आपके मुताबिक? क्योंकि आप इस व्यवसाय में हैं, आप रोज़ाना बेसिस पर क्लाइंट से मिलते होंगे, आप ग्राहकों से भी बातचीत करते होंगे, किस तरह के उनके कंसर्न्स हैं? गाइडलाइंस में क्या क्या बातें आनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, सबसे पहले तो है कि जो बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक स्टैंडर्ड क्रिएट होना चाहिए कि बैटरी के नॉर्म्स में जो टेम्परेचर इश्यूज हैं, टेम्परेचर का जो मैनेजमेंट है वो एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। सेकंड, जो क्वालिटी ऑफ सेल्स यूज हो रहा है उसका एक अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दैट स्टार रेटिंग ऑफ द बैटरीज, तो अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, बट लेटर पीरियड ऑफ टाइम एक स्टार रेटिंग जैसे हमारे और अप्लायंसेस में होती है, वैसे बैटरीज में भी हमारी एक स्टार रेटिंग आनी शुरू हो जाएगी, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। उससे हमारी बैटरी की क्वालिटी का मापन किया जा सकेगा कि इसका क्वालिटी क्या है। थर्ड है कि जो बैटरी जब लोग खरीद रहे हैं उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर ओवर हीटिंग दे रहा है, अंडर हीटिंग दे रहा है, जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उसमें कम से कम 17 से 18 सेफ्टी पैरामीटर्स रहते हैं जो कि बैटरी की सेफ्टी को बहुत हाईलाइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवर चार्जिंग, टेम्परेचर सेंसर्स है नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि नहीं है, इंटेलिजेंट बीएमएस है नहीं है। इन सारे सवालों को कस्टमर्स को एक बैटरी खरीदने से पहले पूछना चाहिए कि ये जो आप बैटरी मुझे दे रहे हैं इसमें कितने तरीके की सेफ्टी पैरामीटर्स है, और वो बेसिक तरीके से उसमें स्टार रेटिंग का भी मार्क होना चाहिए कि दिस इज द। और थर्ड सबसे बड़ी बात है कि जो टेस्टिंग पैरामीटर्स इंडिया में हैं, चाहे वो ARIA से हो या ICATS हो, दोनों के टेस्टिंग पैरामीटर्स को थोड़ा और क्वालिटी स्टैंडर्ड लेके जाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द बैटरीज, कि जो बैटरी हम सर्टिफाई कर रहे हैं उसमें जो
बाकी पैरामीटर्स की सर्टिफिकेशन है उसका थोड़ा सा क्वालिटी स्टैंडर्ड और बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया लिथियम बैटरी अभी मैक्सिममली 90% 95% जो टेक्नोलॉजी है वो लिथियम का यूज हो रहा है। लिथियम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जितना टेम्परेचर आप राइज करेंगे तो आपका जो लाइफ है बैटरी का वो कम होगा, दूसरा है सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इश्यूज बढ़ जाता है। एंड इंडिया में मैक्सिममली अगर आप बात करें राजस्थान और बाकी हीट एरियाज में तो 45 डिग्री 42 डिग्री सेंटीग्रेड वैसे ही आपका एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है। तो इंडिया में अभी जो टेस्टिंग हो रही है वो एक रियल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन भी उनको मिलना चाहिए, रियल एनवायरनमेंट में टेस्टिंग सर्टिफाई करें। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट इंडिया में जो एप्लीकेशन बैटरी में असेंबल भी कर रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी हम लोग जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ सेल्स है वो इंडिया से बाकी सारा इंपोर्ट करके लेके आते हैं, तो उसका क्वालिटी कैसे स्टैंडर्ड डिसाइड होगा कि जो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी कस्टमर्स व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें तो फर्स्ट दे विल डिस्कस आउट की बीएमएस क्वालिटी क्या है, बैटरी का स्टार रेटिंग क्या है, थर्ड है कि बैटरी जब हम यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज जैसे हम बात कर रहे थे कि बैटरी 20% लेट्स सपोज 8 साल बाद अगर बैटरी डिग्रेड हो रही है तो उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कितने % हमारा माइलेज 8 साल बाद रहना चाहिए। लेट्स सपोज अभी राइट अभी जो स्टैंडर्ड है यूसेज को लेके गाइडलाइंस में आना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल अगर आपने भी अपनी बकेट लिस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को डाल रखा है, आपको खरीदना है, इन तमाम लॉन्चेस की खबर देखकर अगर आपके रडार पर भी ईवी को खरीदना है तो आपके लिए सलाह यही होगी कि फिलहाल अभी आप रुक जाइए, क्योंकि बाजार डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। आने वाला वक्त क्या वाकई ईवी का होगा या नहीं, इसका जवाब भी केवल फिलहाल वक्त के पास ही है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है जो कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।